morning, dear viewers. I am Harish Saroha, and today I will discuss about the Mauryan Empire in this lecture series. आज के इस टॉक में मैं मौर्यन एम्पायर के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि मौर्यन एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे इतने लंबे टाइम के दौरान ये चला और क्या क्या इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस और एकेडमिक फीचर्स रही। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते ही होंगे कि नंद डायनेस्टी यानी मगध का जो लास्ट डायनेस्टी था, नंद डायनेस्टी, उसका जो राजा था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और चाणक्य की मदद से उसने चंद्रगुप्त मौर्य को हराकर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाणक्य के फादर का अपमान नंद डायनेस्टी के राजा ने किया था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को हराया। धनानंद वही राजा है ये जो कि सिकंदर का समकालीन है, जो कि नंद डायनेस्टी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 321 बीसी तक रहती है, उसको हराकर भारत के अंदर जो है मौर्यन एम्पायर स्थापित किया। मौर्य एम्पायर स्थापित किसने किया? मौर्य एम्पायर स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस जाति के थे, किस वंश से रिलेटेड थे, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों में अपने अपने वाद विवाद है, अलग अलग मत है, लेकिन बुनियादी रूप से ये बहुत बड़ा सच है, ऐतिहासिक सच है कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी माना जाता है। और अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के टाइम की, तो ये लगभग 321 बीसी से लेकर 184 बीसी तक चला और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये लगभग 322 ईस्वी में पूर्ण रूप से चाणक्य की मदद से, चाणक्य जो कि वो जिसको अपना गुरु मानता है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, उसकी सहायता से उसने धनानंद की हत्या कर दी, धनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की जो है स्थापना वो करता है। मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर कैसे बना, क्यों बना, इसकी अपनी विशेषताएं रही होगी, लेकिन इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में यही आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में जो सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, उसको हराया। और सेल्यूकस ने जो है एरिया, अराकोशिया, जैड्रोशिया और पेरिपनिसदाई के जो स्टेट्स थे वो उसको दे दिए और सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में जो है, पूरे भारत में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल गया। उस समय मौर्य एम्पायर के अंदर भारत भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, तो इतना बड़ा एरिया था। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा जो है योगदान माना जाता है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, उसकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में वो जो वैचारिक रूप से जैनिज्म को फॉलो करता रहा है वो, और अंतिम समय में उसने जो है अपना जो अंतिम जो समय था उसने श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ पर एक जैन पद्धति से ही अपने जीवन का अंत किया और अपना देह त्याग दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का जो ऐतिहासिक नाम तो चंद्रगुप्त है ही है, लेकिन इसको कुछ ग्रीक्स हिस्टोरियन ने सेंड्रोकोटस कहा है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार आता है। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस का राजदूत है और लगभग 5 वर्षों तक वो पाटलिपुत्र में रहा। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, बहुत फेमस है। सबसे ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना की मगध साम्राज्य के ऊपर। ये वही मगध साम्राज्य है जो कभी 16 महाजनपदों को विलीन करके, किसी को हरा कर, किसी को मर्ज करके, किसी के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस, किसी के साथ साम दाम दंडभेद जैसी भी नीतियां रही हो, लेकिन एक बहुत बड़ा एम्पायर जो एस्टेब्लिश होता है, मौर्यन एम्पायर। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और अगर देखा जाए ये लेसन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कई बारी इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटका में जो जगह है, वहाँ पे देह त्याग देता और उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को भेजता है और बाद में फिर अशोक को भेजता है। और सीरिया का शासक एंटियोकस जो था, उसने अपना दूत डायमेकस को इसके दरबार में भेजा, और मिस्र का जो शासक था टोलमी, उसने डायनीसियस को इसके दरबार में भेजा। इस प्रकार बिंदुसार और बिंदुसार के बाद, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये लेक्चर्स बहुत ब्रीफ बनने हैं, बहुत संक्षिप्त में, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबी हिस्ट्री के उसमें नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्याख्याओं से आपका क्वेश्चंस कई बारी ज़्यादा दूसरा रूप ले लेता है। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक 269 ईस्वी में जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठते समय वह अवंती का जो है राज्यपाल था, और अशोक ने कलिंग का युद्ध जो है 261 बीसी में लड़ा, और वहाँ पर उसका कहते हैं कि दिल बहुत परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक रक्तपात, एक मैस्केयर, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैस्केयर माना जाता प्राचीन कालीन भारत का, उसके रक्तपात से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म एडॉप्ट कर लिया, और उसने वहाँ पे एक जो है सांची के अंदर एक स्तूप का निर्माण करवाता है अशोक। तो इस प्रकार अशोक अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक को हम जो है बहुत बड़ा किंग मानते हैं, ग्रेट किंग ऑफ इंडिया मानते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके लिए बहुत फेमस है। इसने जो एपिग्राफी में काम किया, जो इसके एपिग्राफ्स मिलते हैं, जिनको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। और इस प्रकार आप देखते हैं कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा, और अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। और इस प्रकार ये जो एम्पायर है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी एम्पायर हो, ये हमेशा राइज एंड डिक्लाइन जो है ये रूल ऑफ हिस्ट्री है। किसी भी साम्राज्य का जितना उत्थान होगा, पतन भी उसका होना निश्चित होता है। और इस प्रकार इसका जो अंतिम शासक होता पुष्यमित्र शुंग जो है पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है। वृद्धर्थ इसका अंतिम जो शासक है वृद्धर्थ, वो पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है। और इस प्रकार भारत के अंदर शुंग डायनेस्टी, जो कि एक ब्राह्मण डायनेस्टी है, उसकी स्थापना 185 बीसी में होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 321 बीसी से लेकर 184 बीसी तक का टाइम जो है ये मौर्यन एम्पायर का माना जाता है। और मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही हिस्टोरिकल चैप्टर है, और इसको हमें बहुत गहन तरीके से पढ़ना चाहिए, बड़ा बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिविटी में पूछ लेते हैं, कई बार सब्जेक्टिविटी में, कई बार AR वाला क्वेश्चंस भी आता है। तो इसको एक संपूर्णता में पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे बात चंद्रगुप्त मौर्य की हो, चाहे बात बिंदुसार की हो, चाहे बात अशोका की हो, चाहे वृद्धर्थ की हो, या इसके राइज डिक्लाइन के बारे में हो, या अशोक के बुद्धिज़्म की तरह लगाव के बारे में हो, या किसी अभिलेखों की बात हो, या किसी भी तरह इसके जो है विचारों की बात हो, ये किस जाति धर्म का था, या इसका पतन क्यों हुआ, रोमिला थापर क्या कहती है, और दूसरे श्रीवास्तव सर क्या कहते हैं। इस प्रकार बुनियादी तरीके से आप देखते हो कि झांड श्रीमाली क्या कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको मैं सिर्फ ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है जो बार बार रिपीटेडली हर क्वेश्चंस के रूप में जो है आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के चैप्टर्स में आज इतना ही करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशंस में जो है चैप्टर्स का थोड़ा सा विस्तार ज़्यादा हो जाता है, व्याख्याएं ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है क्वेश्चंस जो है दूसरा रूप ले लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफार्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।